गवाए। हम लोग मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत हमेशा की तरह जोरदार तालियों के साथ करें। आज इस सदन में समकोण त्रिभुज के भुजा संबंधी महत्वपूर्ण गुणों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। वास्तव में समकोण त्रिभुज के भुजा संबंधी जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, वो पाइथागोरस से बहुत पहले 800 ईसा पूर्व भारत के गणितज्ञ बौधायन ने इस प्रमेय की रचना की थी। यह प्रमेय बौधायन के सूत्र से प्राप्त होता है और बौधायन ने इस सत्यता को दुनिया के सामने रखी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे बौधायन प्रमेय ना कह करके हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। वास्तव में ये बौधायन प्रमेय है। तो बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं में कौन सी संबंध की बात करता है, इन बातों के जानने के पहले हम बोर्ड पर लिखी हुई जो चीज है उसको मिटा देते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जो शीर्षक है उसके बारे में आपके साथ हम घोषणा कर चुके कि किन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं में एक विशेष प्रकार के संबंध होता है जो हम त्रिभुजों में देखने को नहीं मिलता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। मिटा दो। शांति से रहो। तो आज हमारी इस सदन में बौधायन प्रमेय के बारे में चर्चा होगी। हम भारतीय होने के नाते उसे बौधायन प्रमेय कहेंगे, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय की जब बात आएगी तो हमारी यह जानकारी होना चाहिए कि बौधायन प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय दोनों एक ही है, लेकिन प्रमेय का जो कथन है थोड़ा अंतर है। बौधायन प्रमेय का कथन है कि आयत के कर्म पर बना वर्ग का क्षेत्रफल दो आसन भुजा के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, जबकि उसी कथन को पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मान लो कि यह ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी, तो यह एक कोण इसका 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नाम क्या क्या है? समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। इसमें भुजा एसी समकोण त्रिभुज का क्या कहलाएगा? कर्ण। बाकी यह दोनों भुजाएं जो हैं AB और BC को किसी को आधार कह सकते हो, किसी को लंब कह सकते हो। अभी BC पर टिका हुआ तो BC को आधार मान लेंगे, AB को लंब मान लेंगे, और AB को लंब मानेंगे तो BC को। तो AB और BC कैसे भुजा है? समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा समकोण के सामने वाली भुजा होती है, जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं। तो यह जो कर्ण है, यह कर्ण का जो वर्ग होगा, यह कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं AB के वर्ग और AC के वर्ग के बराबर होगा। चाहे किसी भी साइज का आप राइट एंगल ड्रॉ करो तो कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसे बौधायन प्रमेय भी कहते हैं और इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। वास्तव में इसे बौधायन प्रमेय ही कहना चाहिए, क्योंकि बौधायन तो
क्योंकि यह प्रमेय सबसे पहले उन्हीं के द्वारा दिया गया है और उसके बहुत बार पाइथागोरस को यह जानकारी हुई है। तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं में यह रिलेशन कैसे होता है, इस रिलेशन को हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर क्यों होता है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनने रहे हो। तो इस बात को हम लोग कैसे देखेंगे कि सभी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए पहले समझिए कि 5 का वर्ग को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 5 किसी भी संख्या के, ध्यान दो, किसी भी संख्या के दूसरा घात को वर्ग क्यों कहा जाता है। किसी भी संख्या के दूसरा घात को वर्ग क्यों कहा जाता है। किसी भी संख्या के दूसरा घात को वर्ग क्यों कहा जाता है। हम लोग 6 के दूसरा घात को 6 का वर्ग क्यों पढ़ते हैं, 7 के दूसरा घात को 7 का वर्ग क्यों पढ़ते हैं, आखिर वर्ग क्यों कहा जाता है। जब भी वर्ग आता है शब्द तो हमारे सम्मुख एक आकृति होती है जो 4 रेखाखंडों से बनी होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। यह हमारे दिमाग में चित्र उभरता है, यही वर्ग शब्द सुनने को मिलता है। लेकिन 5 के दूसरा घात को 5 के वर्ग क्यों कहा जाता है, 6 के दूसरा घात को 6 का वर्ग क्यों कहा जाता है, 7 के दूसरा घात को 7 का वर्ग करना क्यों कहते हैं। वास्तव में 5 के दूसरा घात का मतलब हुआ 5 को अपने आप से 2 बार गुना करना, 6 के दूसरा घात का मतलब हुआ 6 को अपने आप से गुना करना, 7 के दूसरा घात का मतलब हुआ 7 को अपने आप से गुना करना। तो जब 7 को अपने आप से गुना कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि 7 का वर्ग कर रहे हैं, 5 को अपने आप से गुना कर रहे हैं 5 का वर्ग कर रहे हैं, यानी 5 का दूसरा घात 6 का दूसरा घात किसी भी संख्या का दूसरा घात को उसका वर्ग करना कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्यों, तो किसी संख्या को अपने आप से गुना करने की आवश्यकता प्रायः इन समस्याओं के समाधान करने में मिलता है। तो जब भी किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जब भी किसी वर्गाकार आकृति की क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो उनकी भुजाओं की जो लंबाई है उसे स्वयं से 2 बार गुना करना पड़ता है। जैसे 7 इकाई वाले वर्ग में इकाई वर्गों की संख्या कितनी होगी, तब इसकी रेखा करना कैसे पता करेंगे। 7 इकाई भुजा की लंबाई हो तो 1 इकाई वाला उसमें कितने वर्ग होंगे, तो ऐसे आप 7 को ड्रॉ करेंगे और ऐसे 7 को ड्रॉ करेंगे तब कितने हो जाएंगे, तो इसमें 7 गुने 7 करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो 8 इकाई भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसमें 8 को अपने आप से 8 से गुना करना पड़ा। अर्थात किसी वर्गाकार आकृति की जब क्षेत्रफल निकालनी होती है तो इकाई वर्गों की संख्या कितनी होगी, जो उनकी भुजाओं की लंबाई होगी उसको स्वयं से जब गुना करते हो तो वहां जो संख्या प्राप्त करते हो वह इकाई वर्ग कहलाता है। अर्थात किसी संख्या का दूसरा घात वर्ग कहलाता है। क्यों, क्योंकि किसी संख्या के दूसरा घात की आवश्यकता कब पड़ती है, जब किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालनी होती है। इसी कारण दूसरा घात को वर्ग संख्या भी कहते हैं। अंडरस्टैंड, यानी कि 8 गुने 8, 9 गुने 9, 10 गुने 10, 11 गुने 11,
ऐसी जरूरत कब पड़ी होगी? जब 8 इकाई वाले भुजा के वर्ग में इकाई वर्गों की संख्या ज्ञात कर रहे होंगे, 9 इकाई वाले भुजा के क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे होंगे, 10 इकाई वाले भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे होंगे, 12 इकाई वाले भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे होंगे, तो वहां पर हमें स्वयं से गुना करने की आवश्यकता होती है। और चूंकि यह वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करने में उसकी भुजाओं की 2 बार गुना करनी पड़ती है, इस कारण किसी संख्या के दूसरा घात को वर्ग संख्या कहा जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। बेटाइए तब किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, तो कर्ण पर बना वर्ग होगा तो कर्ण की जो लंबाई होगी उसे क्या करना होगा? 2 बार गुना करना पड़ा। तो समकोण त्रिभुज मान लो कि एबीसी है, वहां पर क्या रखे हैं? बी सी रखे हैं ना, सी। इसको ए रखें, ए बी सी। देखो एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका सी कोण समकोण है, तो भुजाओं के नामकरण ऐसे करते हैं, भुजा एबी को छोटा अक्षर स्मॉल सी से दिखाएंगे, भुजा एसी को स्मॉल लेटर बी से दिखाएंगे, और भुजा एसी को स्मॉल लेटर ए से दिखाएंगे। अर्थात यह समकोण त्रिभुज है जिसका भुजा सी क्या है? समकोण त्रिभुज का कर्ण है। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण कौन है? भुजा सी या भुजा एबी, और समकोण बनाने वाली भुजा कौन है? ए और बी। अब यह सी लंबाई का एक वर्ग बनाएंगे, एक ऐसा वर्ग बनाएंगे जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो? कितना बोलो? सी हो। ये देखो इस भुजा की लंबाई सी है, तो यहां पर हमने समकोण ड्रॉ किया, यहां पर हमने क्या किया? इस पर लंब ड्रॉ किया, और यह जो भुजा की लंबाई सी है यहां भी हमने सी लंबाई लिया और यहां भी क्या लिया? सी लंबाई, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो यहां पर जो यह वर्ग प्राप्त हुआ, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है? सी। अब चलो बी भुजा पर हम एक वर्ग बनाते हैं, यानी कि एक ऐसा वर्ग बनाएंगे जिसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? बी होगी। और हम लोग ए भुजा पर एक वर्ग बनाएं, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? ए होगी ना, इसकी कितना हो जाएगा? बी और इसका कितना हो जाएगा? सी। तो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल, तो कर्ण पर जो बना वर्ग है उसका क्षेत्रफल क्या है? वो कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? सी गुणे दैट इज क्या हो गया? घातांक के संकेतन कर गए पावर प्रेजेंट में। अब चलो बी पर बना हुआ बी भुजा वाला जो वर्ग है उसमें इकाई वर्गों की संख्या कितना होगा? खल बी होगा। इकाई वर्गों की संख्या बी गुणे अभी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा? तो क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के पर बना हुए वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो क्या कहता है कि सी पर बना वर्ग, तो सी पर बना वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए सी पर बना वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? और दोनों भुजाओं पर बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जो इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग इसके बराबर होता है। समझ गया ना? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण के कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो आखिर क्यों होता है, कैसे होता है?
तो इसको समझने के लिए आप लोग गतिविधि के द्वारा समझेंगे। और मैं आपको टास्क दिया था कि 8 जो है बिल्कुल 8 कंग्रुएंट राइट एंगल का निर्माण करना है। माने 8 किसी भी साइज के सर्वांग समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है और उनको विशेष ओरिएंटेशन में उनको चिपकाना है। और चिपकाने के बाद हम लोग रिजल्ट को हम लोग कलेक्ट करेंगे और कलेक्टेड रिजल्ट से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कर्ण पर बना वर्ग समकोण बनाने वाली भुजाओं के भुजा पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो गया। चलिए अपना मॉडल लाइए, आइए। चलिए यहाँ पर लगाइए, आइए एक लगा लाइए, एक आ जाइए इधर, इधर आइए, बड़ा एक्सपीरियंस करें हम। तो चलो ये चलो का तो साथ इधर चलो। देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 समकोण त्रिभुज जो है बिल्कुल समांतर है। अब इनका कर्ण का भुजा क्या है, क्या मार्क किया सी। तो देखो इसके अंदर में जो ये वर्ग है उसका प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, सी। सी है ना, तो सी वर्ग का क्षेत्रफल जो है, यह सी वर्ग का जो क्षेत्रफल है किसके बराबर है। फिर उन्हीं समकोण त्रिभुज को इस रूप में हम लोग सजाया। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा वर्ग है, ये कौन भुजा वाला वर्ग है, ए भुजा वाला। ये कौन वर्ग है बोलो, आप बताइए कि ये सी भुजा वाला जो वर्ग है इनकी संख्या कितनी है, 162। और ए भुजा वाला वर्ग की संख्या कितनी है, और इसकी भी संख्या कितनी है। तो सी भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 162 वर्ग इकाई। और ए भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 81। और इसका कितना है, और दोनों का योग कितना हो गया, 162। तो यहाँ पर देखिए सी भुजा पर बना हुआ वर्ग, कर्ण पर बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल, और यह बी और ए क्या था, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं हैं, तो दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकले कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी भुजा वाला वर्ग में है, तो सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए और का रिजल्ट समझे ना, इस गतिविधि द्वारा समझे ना, क्या समझे, यह जो है समकोण त्रिभुज का कर्ण है और कर्ण पर जो बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल 162 आया, और समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्गों का क्षेत्रफल कितना है, 81 और 81 है, जो इसके पूर्ण योग के बराबर है। चलिए आप ले जाइए, चलिए और यहाँ पर लौटा देना है, कहीं चिपका देना है ना। और कोई आया है, नहीं आया है, और कोई लाया। अब लोग कुछ एक काम करो, ग्राफ पेपर पर आओ, आओ ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर यहाँ पर देखो जरा, यहाँ आओ। स्केच किधर गया, स्केच किधर गया, यहाँ पर आओ। देखो एक ग्राफ पेपर है, आओ। स्केल किधर है, तो आपको 1 2 4 निशान हुआ, अब 3 चलो 1 2 कितना हो गया, अब इसको ज्वाइन करो। तो तब इस लंबाई का आप वर्ग बनाओ, कर्व पर बना पड़े, इस पर वर्ग बनाओ तो यहाँ बन जाएगा ना, इस पर बन जाएगा। अब इस लंबाई का वर्ग बनाओ, क्या बना, यहाँ से लाओ डिवाइडर, डिवाइडर लाओ।
डिवाइडर बनाओ, आगे मांग रहे हो। यहाँ पर हो रहा एक 3 यूनिट का इधर पर बनाओ, 3 यूनिट है ना, 3 यूनिट का इधर पर बनाओ, यहाँ से क्या 4 यूनिट हो गया। और ये कितना है इधर 5 यूनिट लगेगा, 5 यूनिट का पर बनाओ, कैसे बनाओ 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट। ये 3 है, एक इकाई 2 इकाई 3 इकाई है ना, 3 इकाई का पर बनाओ। अभी कितना का है 1 2 4 इकाई का, अभी कितना बन गया 5 इकाई का, ये 5 हो ही जाएगा ना, यहाँ से 5 हो ही जाएगा, देखो जरा 5 हो जाएगा। कितना जरा 1 2 3 5 पूरा हो जाएगा। 3 गुना से लेकर के 1 2 यहाँ पर होता ना, देखो यहाँ से 5 हो जाता, 5 हो जाता ना, यहाँ पर पड़े यहाँ से 3 इकाई 4 इकाई और यहीं से 5 हो जाते। चलो हुआ जी, दिखाओ एक ही यहाँ पर संख्या, इधर आओ, अब आइए इनका भी देखिए, आओ इधर। इनके कर्म या जो वर्ग है ये कर्म पर बना हुआ वर्ग है, और इस वर्ग की भुजा कितनी है, बोलो इस वर्ग की भुजा कितनी है, इस वर्ग की भुजा कितनी है, एक बी ना है, ये ए भुजा ना है, ये ए भुजा वाला वर्ग है, ये क्या है, और एक कौन है सी भुजा वाला वर्ग। ये भुजा वाला वर्ग कितनी है, बोलो ये कितनी है, और ये कितना है 158। यानी कि इनके भी कर्म पर बना वर्ग दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर है। चलो और किसी का है, और किसी का है, तो क्या देखा कि आपका भी कर्म पर बना वर्ग समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर है। चलिए अब आप लोग ग्राफ पर मैं दिया हूं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का राइट एंगल बनाना, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग को पता करो, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल को पता करो, और वहां पर जो संगत उसका कर्म मिलता है उस पर वर्गों की संख्या को पता करो, तो देखो कि उनका योग उनके बराबर है कि नहीं। ओके जी, चलिए सुविधा हो गया। अभी तक का 2 का रिजल्ट कर्म पर बना पर समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर है। देखिए जरा इसमें फिर से मैं बता रहा हूं, आपका यही है जी, देखिए यह ए भुजा है, यह बी भुजा है, यह सी भुजा है, इस समकोण का कर्म यह है ना, इस समकोण का भी क्या, यह समकोण यह समकोण यह समकोण यह समकोण सर्वांशम समकोण है, तो इसकी भुजा ए है, ए बी है, ए है बी है, ए है बी है, लेकिन यह क्या है, यह जो है एक वर्गाकार आकृति है जिसकी प्रत्येक भुजा इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह अंदर में जो वर्ग है उस भुजा की लंबाई समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो इसमें इकाई वर्गों की संख्या 158 है। यहाँ पर देखिए यह जो वर्ग है ये भुजा वाला वर्ग है, और यह क्या है बी भुजा वाला वर्ग है, जो समकोण त्रिभुज का ए और बी रहा था उस पर यह दोनों बना हुआ वर्ग है, और दोनों की संख्या कितनी है 84 और 84, जो इसका योग कितना हो गया 158 के बराबर। तो इनका भी समकोण त्रिभुज में कर्म पर बना वर्ग समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर है। अब किसी का वर्ग मतलब उसके अंदर में इकाई वर्गों की संख्या प्राप्त करना हो गया। चलिए आप अपना मॉडल को यहाँ पर चिपका दें, दीवार में टांग दें, दीवार में टांग दें, यहाँ दीवार में आके टांग दें, टांग दें। चलिए आपका भी वही है, चलिए इनका भी आप अपना टांगे, दीवार पर टांग देना, चिपकाना नहीं है।
एक कर्म पर बना वर्गों की संख्या कितनी है? 365। आप देखिए एक बी भुजा पर बना हुआ वर्ग की संख्या कितनी है? 169 है, 169। और यहाँ पर इकाई वर्गों की संख्या कितनी है? 100। इस दोनों का जोड़ा तो किसके बराबर हो गया? 365 बराबर हो जा रहा है ना। तो इनका भी वही रिजल्ट है, इनके भी कर्म पर बराबर समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर है, अर्थात कर्म पर बना वर्ग का क्षेत्रफल समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अभी मॉडल को वहां टांग दे, टांगे को टांगे। चलिए हो गया। अब आइए यहाँ पर आइए, देखिए एक ग्राफ पेपर पर एक समकोण त्रिभुज की रचना किया है, जिसका समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का है। कर्म मुझे पता नहीं है कितना का है, लेकिन हम लोग 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर वाला है, 4 सेंटीमीटर तो इकाई वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 16। इसमें कितनी हो गई? 9, 25। और यहाँ पर भी कितनी है? 25 ही है ना। देखो यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4। कम कैसे हो गया? ये क्या है? 3 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का कितने सेंटीमीटर लगा है? तो आइए आप रुक जाइए अभी। तो हम लोगों ने अंतिम में सदन समाप्ति के पूर्व हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला वो समझे। किसी समकोण त्रिभुज के कर्म पर बना वर्ग, तो AC पर जो बना वर्ग होगा वो कैसे निकल जाएगा? AC स्क्वायर बना वर्ग में वर्ग का क्षेत्रफल। तो AC कर्म समकोण त्रिभुज के कर्म पर बना वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? AC स्क्वायर। और समकोण बनाने वाली भुजाओं के पर बना वर्ग का क्षेत्रफल, तो BC भुजा पर बना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? BC स्क्वायर। और AB भुजा पर बना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि BC स्क्वायर और AB स्क्वायर का योग किसके बराबर हो जाएगा? समकोण त्रिभुज के कर्म पर बना वर्ग का क्षेत्रफल समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या हम लोग बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन वास्तव में हम लोग इसे क्या बोलेंगे आज से? बोधायन प्रमेय। क्योंकि पाइथागोरस के हजारों साल पहले महर्षि बोधायन ने गणित के इस तथ्य को दुनिया के सामने रखा, इसीलिए इसे बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है और बोधायन प्रमेय ही कहा जाना चाहिए। लेकिन कोई पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय तो समकोण त्रिभुज के भुजा संबंधी जो गुणों की बात करता है उसी का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा समकोण त्रिभुज की मैं रचना की, ये ध्यान देखो, यहाँ पर मैं एक ऐसा समकोण त्रिभुज की रचना की जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। अब दोनों इन पॉइंट को जोड़ दिया तो कर्म है। कर्म की हमने लंबाई को नापा नहीं, कर्म की लंबाई को हम डिवाइडर का प्रयोग करके नापेंगे। तो समकोण बनाने वाली 3 सेंटीमीटर पर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला पर क्या वो वर्ग बनाया उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 9 वर्ग इकाई। और 4 सेंटीमीटर भुजा वाला पर जो वर्ग बनाया उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 16 इकाई। और यहाँ से डिवाइडर का प्रयोग करके बनाया तो कितना हो गया? 25 इकाई, है ना। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय को हमने वेरीफाइड किया कि समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग कर्म के वर्ग के ओके। यानी कोई समकोण त्रिभुज का 3 4 दिया हुआ है, तो इस भुजा की लंबाई कितनी होगी?
तो इस भुजा को लंबाई ज्ञात करने के लिए 3 का वर्ग लेंगे और क्या लेंगे 4 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 25। तो मान लो कि यह भुजा की लंबाई इस भुजा का स्क्वायर 25 है, यानी कि किसी संख्या का दूसरा घात 25 हो तो 25 का दूसरा मूल क्या होगा, क्या होगा 25 का दूसरा मूल क्या होगा 5। तो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर 3 4 5 लिया तो AC स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया क्या। तो AC का दूसरा घात 25 है, तो 25 का दूसरा मूल क्या होगा AC होगा, दैट इज AC का हो जाएगा 25 का दूसरा मूल। अब 25 का दूसरा मूल को रेडिकल साइन का यूज करके ऐसे लिखते हैं, अर्थात 25 का दूसरा मूल में हमें वैसी संख्या पे विचार करनी है जिसको गुणा करने के बाद 25 हो, तो कौन सी संख्या है। इस तरह से समकोण त्रिभुज के दो भुजा अगर हमें ज्ञात हो तो तीसरा भुजा की लंबाई निकाला जा सकता है। इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग सिर्फ अन्य जगहों पर है, अर्थात हमारा यह दो मान लो कि यह दोनों दीवार परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इस बात को जांच करने के लिए भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ दीवार से 3 मीटर ले यहाँ पर और यहाँ से 4 मीटर ले और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो इसकी लंबाई अगर 5 मीटर आ जाती है, इसका मतलब कि दोनों दीवार एक दूसरे के साथ समकोण बना रहे हैं। अर्थात दो दीवार एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो राजमिस्त्री इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, है ना। और आप भी दो दीवार समकोण है कि नहीं है तो कैसे जांच करेंगे। मान लो कि यह समकोण किनारा है, यहाँ से 3 लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे 4 लेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। अब इस लाइन सेगमेंट की लंबाई अगर 5 हो गई, उसी स्थिति में दोनों किनारा क्या होंगे लंबवत होंगे। अर्थात दो दीवार की लंब की जांच करने के लिए भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। आज इन्हीं बातों के साथ सदन यही समाप्त होती है। आगे पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों का समाधान सीखेंगे।